अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने आपका लेक्चर नंबर जो है वो 19 स्टार्ट करना है। इससे पहले लेक्चर नंबर 18 तक हम लोगों ने लूप्स को डिस्कस किया था, वाइल लूप को डिस्कस किया था, डू वाइल को डिस्कस किया, देन इनका डिफरेंस डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को होम टास्क किया था, होपफुली आप लोगों ने वो परफॉर्म किया हो। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट करना है लूप कंस्ट्रक्ट का लेक्चर नंबर 19 में फॉर लूप। तो फॉर लूप से रिलेटेड उसका जो बैकग्राउंड है वो डिस्कस करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, सिंटेक्स उसके से रिलेटेड कुछ हम लोग एग्जांपल्स भी परफॉर्म करेंगे। तो लास्ट लेक्चर्स में अभी तक जितने भी लेक्चर्स आप लोगों ने कवर किए उनमें से किसी में कोई प्रॉब्लम है तो भी आप लोग अभी भी अपने डिस्कशन सेशन में उसको पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में फॉर्मली हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर लूप। फॉर लूप भी आप लोगों की जो थर्ड टाइप थी, हम लोगों ने इससे पहले वाइल और डू वाइल डिस्कस की, तो वो भी एक रिपीटिशन स्ट्रक्चर है, तो उसकी डिटेल हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। देन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अगर रिपीटिशन स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स आप लोग रिपीट करते हो। इसको आइटरेटिव भी बोलते हैं, रिपीटेटिव भी बोलते हैं, इसको सबसे कॉमनली लूप बोलते हैं। फिर थ्री टाइप के लूप जो है वो सी लैंग्वेज सपोर्ट करती है, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप, जिसमें से आप लोगों के पास डू वाइल जो है वो प्री टेस्ट लूप है, इसका मतलब है पोस्ट टेस्ट लूप है, और वाइल लूप और फॉर लूप जो आप लोगों के पास प्री टेस्ट लूप है। प्री टेस्ट लूप ऐसे लूप होते हैं जिसमें पहले कंडीशन चेक होती है फिर बॉडी एग्जीक्यूट होती है, एंड डू वाइल आप लोगों के पास एक ऐसा लूप है जो पोस्ट टेस्ट है, जिसमें एक दफा बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक करती है, ये चेक करने के लिए कि वेदर जो बॉडी है उसको दोबारा से रिपीट करना है या नहीं। देन आप लोगों के पास हम लोगों ने इसका फ्लो चार्ट डिस्कस किया था। फिर टाइप्स ऑफ लूप में वाइल है, डू वाइल और फॉर लूप है, सारे रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें से वाइल और डू वाइल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग फॉर्मली फॉर लूप को डिस्कस करेंगे। फॉर लूप आप लोगों के पास सबसे पहले क्या होता है कि जब आपको पहले से पता होगा, फॉर एग्जांपल मैंने 2 का टेबल प्रिंट करना है, मुझे पता है कि मैंने 10 टाइम्स ही करना है। जब आपको पहले से नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस का आइडिया हो तो आप लोग फॉर लूप यूज करते हो। अगर आपको पहले स्टार्ट में ही कोई आइडिया नहीं है कि ये प्रोग्राम जो है या लूप कितनी दफा एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो उसके लिए आप लोग फिर वाइल लूप यूज करते हैं। तो सबसे पहले एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। फॉर लूप हमेशा एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स करता है, आपको ऑलरेडी नंबर ऑफ आइटरेशंस का आइडिया होता है। इसको आप लोग काउंटर कंट्रोल्ड लूप भी बोलते हो, क्योंकि आप लोगों ने इसको कंट्रोल किया होता है। आप क्योंकि जिसको आप फाइनाइट है, जिसको आप लोग काउंट कर सकते हो, जिसका आपको पता होता है कि इसने कितने नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होना है इसकी बॉडी ने, तो आप लोग उसको कंट्रोल्ड, एक किस्म का कंट्रोल्ड लूप होता है जिसको आप लोग काउंटर कंट्रोल लूप भी बोलते हो। तो इसका सिंटेक्स आप लोगों के पास क्या है? सबसे पहले जैसे वाइल लूप में भी डू वाइल में भी हम लोगों ने कहा था 3 टाइप की स्टेटमेंट्स होती है आपके पास। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है। इनिशियलाइजेशन का मतलब है लूप पहली वैल्यू कहां से गेट करे, स्टार्ट कहां से हो। देन कंडीशन, कंडीशन एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको चेक करने से हमें पता चलता है कि ये जो भी लूप में स्टेटमेंट 1 2 3 n तक जो भी लिखी है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होंगी। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है आप लोगों की जो भी लूप है उसके अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती चली जाती है। फिर थर्ड चीज मैंने आपको कहा था, हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो है इंस्ट्रक्शन भी, ये स्टेटमेंट चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है? इसको आप अपडेटिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अपडेटिंग अगर स्टेटमेंट नहीं होगी तो आप लोगों की जो कंडीशन की वैल्यू वो कभी भी चेंज नहीं होगी, और आपका जो लूप है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स भी चल सकता है। तो कोई एक ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जो आपकी कंडीशन में अपडेशन लेके आए, तो उस स्टेटमेंट को आप लोग बोलते हो अपडेटिंग। और उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट, फिर जो भी स्टेटमेंट्स आप लिखो हर स्टेटमेंट के बाद आप लोगों ने टर्मिनेटर मस्ट यूज करना है, और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट। जो बॉडी का रूल है वो सेम है। वाइल लूप में सबसे पहले आप लोग इनिशियलाइजेशन लिखते हो, फिर वाइल का कीवर्ड, फिर कंडीशन, कंडीशन के बाद टर्मिनेटर नहीं आता, फिर बॉडी एग्जीक्यूट करते हो, और उस बॉडी के अंदर आप लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखते हो कर्ली ब्रेसेस के अंदर। फॉर लूप का सिंटेक्स स्लाइटली डिफर करता है आप लोगों के पास। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ फॉर लूप की ओपनिंग के अंदर ही इनिशियलाइजेशन लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल एंड n = 1 जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर टर्मिनेटर मस्ट आएगा, फिर कंडीशन भी तभी स्टार्ट में ही लिख देनी है, और फिर टर्मिनेटर, और फिर जो अपडेटिंग है वो भी उसी वक्त लिख देनी है, और फिर टर्मिनेटर। कभी भी फॉर लूप की पैरेंथेसिस क्लोज होने के बाद यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं आता है।
देन आप लोगों के पास सबसे पहले कंट्रोल, आपके पास जब भी कंट्रोल होगा वो कहा जाएगा इनिशियलाइजेशन के पास, जब भी फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। देन आप लोगों के पास कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो आप लोगों के पास ये स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद, कंडीशन के बाद आप लोग कहाँ जाते हो? अगर ट्रू हो जाए तो स्टेटमेंट्स पे जाते हो। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद आप फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में कंट्रोल मूव करता है। और स्टार्ट आप लोगों के पास कहाँ से होता है? इनिशियलाइजेशन से। देन आप लोगों की क्या चेक होती है? कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो आप लोगों के पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। ये सारी एंड तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद फिर इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट, जो भी आप लोगों के पास ऑप्शन है। देन दोबारा से कंडीशन चेक होती है, फिर कंडीशन ट्रू हो तो ठीक। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप लोग डायरेक्ट इस जगह पे जो भी स्टेटमेंट लिखी है, या तो प्रोग्राम का एंड होगा या कोई और स्टेटमेंट लिखी होगी, आपका कंट्रोल डायरेक्टली वहां पे मूव कर जाता है। देन इनिशियलाइजेशन आपके पास क्या है? स्टार्टिंग वैल्यू, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इसको स्टार्टिंग वैल्यू कहते हैं। वन और मेनी वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज इन दिस पार्ट। एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी आप लोग इनिशियलाइज कर सकते हो, लेकिन उनको फिर आप लोगों को कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। देन कंडीशन, आप लोगों के पास कोई भी रिलेशन एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई भी चीज जो कंडीशन जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स हो, जिसकी बेसिस पे आप लोगों की डिसाइड हो कि बॉडी ने एग्जीक्यूट होना है या नहीं। देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आप लोगों के पास क्या चीज बताते हैं कि आप लोगों की कंडीशन की वैल्यू को चेंज किया जाए। तो ये भी आप लोगों के पास एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो मोस्टली हम लोग एक को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन एक से ज्यादा भी पॉसिबल है। देन ब्रेसेस के अंदर आप लोगों की जो भी स्टेटमेंट जिनको आप रिपीट करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, आप लोगों वो लिखते हो। नंबर ऑफ आइटरेशन डिपेंड्स ऑन इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट। आप लोगों की ये जो बॉडी है जो ब्रेसेस के अंदर लिखी है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1 से लेके एंड तक, ये कितने नंबर टाइम्स रिपीट होगा, ये आप लोगों की 3 चीजें डिसाइड होती हैं। कहां से स्टार्ट हुआ? कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। देन इनिशियलाइजेशन जो है वो सिर्फ एक ही दफा आप लोगों के पास, जो मैंने अभी आपको बताया, स्टार्ट में एग्जीक्यूट होती है। कंडीशन बार बार चेक होती है, वैल्युएट होती है, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी बार बार। अगर कंडीशन ट्रू है तो आप लोगों का कंट्रोल जो है वो स्टेटमेंट या बॉडी के अंदर जाता है। अगर फॉल्स है तो आप लोगों डायरेक्ट एंड पे आ जाते हो, लूप से बाहर आ जाते हो। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो पार्ट है वो भी बार बार एग्जीक्यूट होता है, और कंट्रोल जो बार बार मूव करता है कंडीशन पार्ट में। और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, जो मैंने बताया, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में कंट्रोल जाएगा, फिर वापस कंडीशन में जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी। अगर ट्रू है तो दोबारा से बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स है तो लूप से बाहर आ जाओगे। तो इनिशियलाइजेशन एक दफा होती है, और जो कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है ये बार बार एग्जीक्यूट होते हैं, और उनकी बेसिस पे, कंडीशन के रिजल्ट की बेसिस पे डिसाइड होता है कि बॉडी एग्जीक्यूट होगी या आप लोग लूप से बाहर आ जाओगे। फिर आप लोगों के पास यही फ्लोर चार्ट जो सबसे पहले देखिए, इनिशियलाइजेशन हो एक ही दफा हो गया, बार बार उसके साथ हमारा कोई सर्कल मैच नहीं कर रहा। इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर जब तक ट्रू रहेगा बार बार इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो भी आप लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फिर कंडीशन। एक दफा कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आप लूप से फॉर लूप के एंड पे आ जाते हो। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसी तरह लाइब्रेरी फाइल्स आप लोगों ने इंक्लूड करनी है, मस्ट, मेन का फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट, ये अब आप लोगों की टिप्स पे होना चाहिए। फिर हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया हुआ है एन, फिर क्लियर स्क्रीन, आप लोगों के पास जो फंक्शन है आप लोगों ने टर्बो के अकॉर्डिंग करना है। देन आप लोगों के पास एक लूप है, फॉर लूप, जिसमें ये जो एन है आप लोगों के पास, एन इज इक्वल टू 1, ये इनिशियलाइजेशन है। n इज लेस देन इक्वल टू 5, ये रिलेशन ऑपरेटर आप लोगों के पास कंडीशन है, और ये आप लोगों के पास इंक्रीमेंट है। तो सबसे पहले n की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर दो n, फिर गेट ch और क्लोज। तो सबसे पहले n की वैल्यू 1, फिर चेक होगा क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है। ट्रू है तो इसका मतलब है क्या लिखा आ जाएगा 1 और नेक्स्ट लाइन। फिर जब इसके बाद आप लोगों के पास प्रिंट होने के बाद आप लोगों वापस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में चेक करोगे, जाओगे इंक्रीमेंट करोगे, अब n की वैल्यू 2 हो गई है। जब 2 हो गई है तो यहां से कंट्रोल वापस कंडीशन पे जाएगा, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ जी ट्रू है, इसका मतलब है दोबारा से प्रिंट एफ कॉल होगा, फिर इंक्रीमेंट। तो इनिशियलाइजेशन एक दफा होती है, और आप लोगों के पास कंडीशंस जो है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये बार बार होता है, और आप लूप्स के एंड पे या गेट स्टेज पे तब पहुंचोगे जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी।
तो इसका मतलब है 1 प्रिंट होगा, 2 3 4 5 तक प्रिंट होगा। अगर हम लोग अपना आउटपुट देखें तो हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4 5। होपफुली आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आई है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो है प्रोग्राम्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक और एग्जांपल, लाइब्रेरी फाइल्स को मस्ट इंक्लूड करना है। stdioh और कॉन्यो तो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, वॉइड मेन और ब्रैकेट्स ओपन। देन अब करेक्टर डाटा टाइप, अभी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स इंटीजर डाटा टाइप या फ्लोट के साथ करते हैं, तो इस दफा करेक्टर के साथ करते हैं। तो करेक्टर डाटा टाइप के लिए 4 का कीवर्ड यूज होता है और ch वेरिएबल का नेम है जिसकी टाइप क्या है, करेक्टर, जिसमें कोई एक अल्फाबेट या स्पेशल करेक्टर सेव हो सकता है, एक से ज्यादा सेव नहीं हो सकता, और ये बैकएंड पे मेमोरी में एक बाइट लेता है। देन क्लियर स्क्रीन का फंक्शन आप लोगों के पास जो स्क्रीन है उसको क्लियर करता है। अब लूप की सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कैपिटल ए से स्टार्ट करो। ch को हम लोगों ने सबसे पहले क्या वैल्यू दे दी, कैपिटल ए, और abc को यहाँ पे ये देखिए z तक जाओ और हर दफा ch को क्या करते रहो, इंक्रीमेंट और प्रिंट करते जाओ। इसका मतलब है सबसे पहले a है, a को प्रिंट, a क्या z से छोटा है, हाँ जी z से छोटा है, तो आप लोग a को प्रिंट करो, फिर इंक्रीमेंट कर दो। अब ch प्लस प्लस करने से क्या हो गया, b, अब b चेक होगा, क्या b z से छोटा है, हाँ जी है, प्रिंट कर दो। तो ये करते करते a से लेके z तक आप लोग अल्फाबेट्स को प्रिंट करवा सकते हो। तो होपफुली आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया हो। आप लोगों ने खुद भी एग्जीक्यूट करके देखना है, घर पे कोई इशू कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो। देन फॉर लूप की एक और प्रोग्राम नंबर आपको जो बुक में है 12.21, आप लोग अगर उसको देख लो तो 12.21 में आप लोगों के पास जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस फर्स्ट 10 नंबर्स एंड देयर एवरेज, जो आप लोगों को इंशाल्लाह मैं लैब में भी करवाऊंगी। तो सबसे पहले क्या है, आप लोगों ने लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड करनी है, 2 वेरिएबल्स ले लिए, एक आई ले लिया, किस लिए, जो काउंटिंग करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट 10 वेरिएबल्स है ना, तो आपको काउंटिंग के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए। देन एस का मतलब है हम लोग सम कैलकुलेट करेंगे, और एवरेज क्योंकि टाइप फ्लोट में होती है, डेसिमल पॉइंट के साथ होती है, तो हम लोगों ने उसकी टाइप ले ली। देन क्लियर स्क्रीन का फंक्शन, सम में इनिशियली 0 इसलिए डाला कि कोई भी गार्बेज वैल्यू ना आए। देन आप लोगों ने क्योंकि नंबर्स को प्रिंट कराना है तो 1 से लेके 10, पहले 1 प्रिंट करो, फिर देखो जब तक 10 से छोटा है उसको प्रिंट करते जाओ और साथ साथ इंक्रीमेंट करते जाओ, और साथ ही साथ सम के वेरिएबल में उसको ऐड भी करते जाओ। फॉर एग्जांपल पहले i इज इक्वल टू 1 है, तो सम में 0 प्लस 1 होके s में क्या आ गया, 1 प्रिंट हुआ, 1 आ गया, फिर i की वैल्यू 2 होगी, हमने देखा 2 तो लेस देन 10 था, 2 हो गया, 2 को प्रिंट करो और एस में क्या था, 1 में 2 ऐड कर दो, क्या हो गया 3, और फिर इंक्रीमेंट करो, और इस तरह से सम भी साथ साथ ही लूप में कैलकुलेट होता जाएगा। जब सम कैलकुलेट हो जाए तो आप लोगों ने इसको 10 से डिवाइड करना है, और आखिर में आप लोगों को अपनी एवरेज को प्रिंट कर सकते हो। एवरेज को हम लोगों ने लूप के अंदर इसलिए नहीं बुलाया कि हमें एवरेज सम से डिवाइड करना है, और सम क्योंकि बार बार एक दफा सम की एक वैल्यू आ गई तो आप लोगों ने सिंपली उसको 10 से डिवाइड करना है, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, तो साथ साथ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और अगर प्रिंट एट एवरेज को भी हम लोग लूप के अंदर कॉल करते तो ये एवरेज वाली स्टेटमेंट भी बार बार एग्जीक्यूट होती है, लेकिन हमें फाइनल एंड पे एक रिजल्ट चाहिए था, हम लोगों को एवरेज बार बार कैलकुलेटेड हुई हुई नजर नहीं आनी चाहिए थी। तो इस तरह से होगा, 1 से लेकर 10 तक आपको पहले प्रिंट होगा और जो भी उसकी एवरेज है वो आपको शो हो जाएगी। इस तरीके से प्रोग्राम नंबर 12.22, अगर हम लोग प्रोग्राम नंबर 12.22 देखें तो उसके पास स्टेटमेंट क्या है, आपके पास एक सीरीज गिवन है, सम इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 और अप टू 199, और आप लोगों ने इस पूरी सीरीज को ऐड करके एक रिजल्ट देना है। तो एक वेरिएबल जो इस सीरीज को लेके चलेगा 1 से लेके 99 तक, और एक वेरिएबल सम जो इसका सम कैलकुलेट करेगा। इनिशियली हम अब यहाँ पे भी सम को 0 दे सकते हैं, फिर 1 से लेके कहां तक, सी को लिखो 100 तक, और उसके बाद सम में ऐड करते जाओ। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, जो सीरीज गिवन है वो 1 प्लस 3 प्लस 5, तो हम देखिए ये ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। ऑड नंबर्स को ऐड करने का मतलब है 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का नहीं। अगर पहली मेरे पास 1 है तो फिर मैं सी प्लस प्लस करूं तो 2 हो जाएगा ना, मुझे सी प्लस प्लस नहीं करना, मुझे सी इज इक्वल टू सी प्लस 2 करना है। प्लस 2 करने से क्या होगा, 1 के बाद डायरेक्टली आ जाएगा 3 के बाद डायरेक्टली क्या आ जाएगा 5। तो हमें एक वेरिएबल चाहिए, एक सी काउंट के लिए, एक हमने सम कर लिया, सम को हम लोगों ने 0 से इनिशियलाइज किया, सी ने 1 से लेके 100 तक चलना है लेकिन 2 के जंप के साथ,
और साथ साथ उसको ऐड करते जाओ और आखिर में आप लोगों ने क्या करना है, प्रिंट। ये जो सम की स्टेटमेंट है ये आप लोगों के पास जो लूप है उसके अंदर है, लेकिन ये प्रिंट और इसको देखें ये बिल्कुल सेम लेवल पे है, तो ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट जो है वो उस लूप के अंदर नहीं है। तो आप लोगों के पास जो सम है वो जैसे 2500 जो है प्रिंट हो जाएगा। ये आप लोगों ने खुद भी प्रैक्टिस करना है, रफ रजिस्टर पे भी आप लोगों ने सॉल्व करके भी देखना है और इसको अपने लैपटॉप्स में या कंप्यूटर्स में या खुद ड्राई रन करके प्रैक्टिस भी करना है। देन आप लोगों के पास फॉर लूप की एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रोग्राम नंबर 12.32। इस प्रोग्राम में अगर हम लोग देखें तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द सम ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स एंड अ प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स। तो इसका मतलब है हम लोगों ने कैसा प्रोग्राम लिखना है जो चेक करे अगर नंबर ऑड है तो एडिशन परफॉर्म हो, अगर नंबर इवन है तो मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म हो। और करना क्या, फर्स्ट 10 नंबर, इसका मतलब है लूप 1 से लेके 10 तक जाएगा, एक वेरिएबल चाहिए जो लूप को काउंट करेगा। उसके बाद आप लोगों को एक वेरिएबल चाहिए जो सम के लिए और एक वेरिएबल चाहिए जो प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड करनी है आप लोगों ने। सबसे पहले एक एन क्या काउंट करेगा 1 से लेके 10 तक, सम वो रिजल्ट स्टोर करेगा एडिशन का, अगर नंबर जो है वो ऑड है तो सम में वो ऐड हो, सम के वेरिएबल में उसका रिजल्ट ऐड होता चला जाएगा, अगर इवन है तो प्रोडक्ट के वेरिएबल में उसका रिजल्ट अपडेट होता चला जाएगा। सम भी 0, प्रोडक्ट को हम शुरू में 1 रखते हैं, 0 इसलिए नहीं रखते क्योंकि जब 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाती है। देन एन में 1 से लेके 10 तक चलना है। सबसे पहले इवन चेक करना है, तो किसी भी नंबर का अगर आप लोग उसको डिवाइड करो 2 से रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो एन मॉड 2 इस वजह से लेते हैं अगर उसका आंसर 0 है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट में एन को मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज एन को सम में ऐड कर दो, क्योंकि सम हम लोगों ने 2 अलग वेरिएबल्स दिए हुए हैं। और आखिर में एक दफा रिजल्ट दे दो कि सम ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स क्या है और सम ऑफ इवन नंबर्स क्या है और प्रोग्राम है। तो इसीलिए आप लोगों ने इसको भी रन करके देखना है। सबसे पहले 1 आया, 1 को हम लोगों ने देखो एन की वैल्यू 1 थी, तो 1 mod 2, जब 1 mod किया आंसर क्या आया 1, इसका मतलब है सम में आप लोगों के पास 1 आ जाएगा। देन आप लोगों के पास 2 आया, 2 तो इवन था तो प्रोडक्ट में आप लोगों के पास 2 आ जाएगा। देन 3 आया तो प्रोडक्ट में आप लोगों के पास 4 आ जाएगा। इसी तरीके से सम में 4 आ जाएगा। और प्रोडक्ट का आंसर इसलिए बड़ा है क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन है, तो वो बार बार हर नंबर से मल्टीप्लाई करता है। तो कोई मसला कोई परेशानी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप लोगों के पास, सेंटिनल कंट्रोल लूप डिपेंड्स ऑन स्पेशल वैल्यू लाइक सेंटिनल वैल्यू। ऐसा लूप जो किसी स्पेशल वैल्यू पे डिपेंडेंट हो, आप लोग उसको सेंटिनल, उस वैल्यू को सेंटिनल वैल्यू बोलते हो। उस लूप को जो उस डिपेंडेंट वेरिएबल उस वेरिएबल डिपेंडेंट होता है उसको सेंटिनल कंट्रोल लूप बोलते हो। लूप टर्मिनेट्स व्हेन सेंटिनल वैल्यू इज इनकाउंटर्ड। लूप सिर्फ तभी खत्म होता है जब वो वैल्यू आती है, वो वैल्यू को इनकाउंटर करे, उससे पहले तक लूप खत्म नहीं होता। दिस टाइप ऑफ लूप्स आर ऑल्सो नोन एज कंडीशनल लूप। इन लूप्स को लोग क्या बोलते हो, कंडीशनल लूप। टोटल नंबर ऑफ इटरेशन इज अननोन डिपेंड ऑन द इनपुट फ्रॉम द यूजर। सबसे मजे की बात यह कि व्हाइल लूप में भी हम लोग कंडीशन तो खुद को कंट्रोल कर रहे होते हैं, फॉर लूप में तो हमें नंबर ऑफ इटरेशंस का आइडिया होता है, लेकिन सेंटिनल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हम मोस्टली यूजर से लेते हैं। ऐसी वैल्यू जब आती है तो लूप टर्मिनेट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यूजर से कहूं कि आप नंबर्स एंटर करते जाए, जब भी आपने रुकना होगा आप -1 प्रेस कर देना, तो वो जो -1 है वो क्या है, सेंटिनल वैल्यू। और उसको सेंटिनल कंट्रोल भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो लूप जैसे ही -1 होगा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। तो कॉमनली जो यूज होता है इसके लिए व्हाइल और डू व्हाइल लूप यूज होते हैं। फॉर के साथ ये नॉर्मली यूज नहीं होता। और इसकी जनरल फॉर्म क्या है, डेटा जब यूजर से लेना हो तो आप लोग डेटा को कंपेयर करते हो सेंटिनल वैल्यू से। अगर आप लोगों के पास वो सेंटिनल वैल्यू आ जाती है तो उसका मतलब आप रुक जाओगे, अदरवाइज आप लोग नेक्स्ट डेटा वैल्यू की तरफ मूव कर जाते हो। और लूप टर्मिनेट तब होता है जब सेंटिनल वैल्यू एग्जीक्यूट होती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी कि आप लोगों के पास आप नंबर एंटर करते जाओ, जैसे आपने रुकना है फुल स्टॉप प्रेस कर दो या यूजर्स को -1 प्रेस कर दो, तो क्या होगा, आप लोगों को जैसे यूजर -1 प्रेस करेगा तभी आप लोगों का लूप टर्मिनेट होगा, अदरवाइज लूप चलता चला जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करना है, तो जब तक मार्क्स एंटर होते जाएंगे, जब तक कोई नेगेटिव, कभी भी स्टूडेंट के मार्क्स नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। तो अगर कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है इसका मतलब है कि हम लोगों ने और मार्क्स को इंक्लूड नहीं करना है।
तो इसी तरीके से आप लोगों के पास, जैसे मैंने डाटा एंटर करने को कहा, मार्क्स एंटर करने में भी कर सकते हो। इनपुट करेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल जी आए तो स्टॉप कर दो, जब तक जी नहीं आ रहा आप लोग स्टॉप नहीं कर सकते हो। लाइकवाइज आप लोग जैसे हम लोग एग्जांपल इसकी एक डिस्कस कर लेते हैं। प्रोग्राम नंबर आप लोगों के पास है 12.3 से, साथ साथ आप लोगों के पास बुक ओपन मस्ट होनी चाहिए। तो आपकी प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या, राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस व्हाइल लूप टू एंटर अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड देन डिस्प्लेज इट। द लूप इज टर्मिनेटेड व्हेन द यूजर एंटर्स -1। तो आपने व्हाइल लूप यूज करते हुए एक प्रोग्राम लिखना है जो यूजर से नंबर, जो यूजर नंबर एंटर करता जा रहा है वो उसको यूजर से गेट करता रहे, मतलब स्कैनएफ के थ्रू नंबर लेता चला जाए जब तक यूजर -1 एंटर नहीं करता। तो सबसे पहले लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करनी है, देन एक नंबर, क्योंकि हमें चाहिए एक वेरिएबल ताकि यूजर हम काउंट कर सके, यूजर से नंबर ले सके। इसको शुरू में हम लोगों ने 1 असाइन कर दिया क्योंकि ये काउंट करने के लिए था। फिर हमने क्या था, जब तक n जो है वो -1 के इक्वल नहीं आ जाता, बार बार क्या लिखा नजर आए, एंटर अ नंबर, यूजर नंबर एंटर करे, फिर उसको लिखा शो हो कि आपने ये नंबर एंटर किया। देन ये काम तब करना है जब तक यूजर -1, जैसे ही यूजर -1 एंटर करेगा तो क्या लिखा हो जाएगा, एंड ऑफ प्रोग्राम। फर्स्ट टाइम यूजर ने 5 एंटर किया, दोबारा से एंटर करना है 10, जब तक जैसे यूजर ने -1 एंटर किया तब लिखा आ गया एंड ऑफ प्रोग्राम। अगर यूजर अभी भी -1 एंटर ना करता तो एंड ऑफ प्रोग्राम नहीं होना था। तो ये जो -1 है यहाँ पे क्या आप लोगों के पास सेंटिनल वैल्यू है। देन आप लोगों के पास बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू का मतलब होता है कि आप लोगों ने और एक स्टेटमेंट होगी कंटिन्यू, एक होती है ब्रेक। ब्रेक का मतलब वहीं पे ब्रेक कर दो। कंटिन्यू का मतलब होता है कि बाकी की स्किप करके डायरेक्ट कंडीशन पे मूव करो। तो यूज इन द बॉडी ऑफ लूप टू मूव द कंट्रोल टू द स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी। तो कंटिन्यू आप लोगों की लूप की बॉडी में जैसे ही कंटिन्यू की स्टेटमेंट आएगी, आपका कंपाइलर कंटिन्यू को पढ़ेगा, ये उसके आगे चाहे 1000 लाइन्स भी लिखी हों, वो डायरेक्टली कंट्रोल वापस लूप के स्टार्ट में ले जाएगा। उसके बाद की जितनी भी लाइन्स है वो इग्नोर होती चली जाएंगी। When this statement is executed, remaining statements of the current iterations are not executed. जैसे ही बेशक ये लूप की बॉडी के अंदर है, अब कंडीशन 2 आप लूप की बॉडी पूरी कंप्लीट एग्जीक्यूट करते हो, बट अब कंप्लीट होने से पहले कहीं पे भी कंटिन्यू का लफ्ज आ जाता है तो बाकी की जितनी भी लूप की बॉडी रह गई है वो एग्जीक्यूट नहीं होती, डायरेक्ट आप लोगों के पास जो कंट्रोल है वो कंडीशन पे या स्टार्ट पे मूव कर जाता है। कंट्रोल डायरेक्टली मूव्स टू द नेक्स्ट आइटरेशन, डायरेक्टली नेक्स्ट आइटरेशन पे कंट्रोल आपको मूव करता है। अगर हम लोग ये प्रोग्राम देखें तो सबसे पहले लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड करनी है, देन दो वेरिएबल्स, एक एक्स और एक नम। एक्स की वैल्यू 1 से लेके 5 तक चलेगी और हर एक में यूजर ने एंटर करना है नंबर, और नंबर जो भी एंटर करना है वो किस में से हो जाएगा, नम में। अब कंडीशन क्या लिखी है, अगर नंबर जो यूजर ने एंटर किया है वो लेस देन एंड इक्वल टू 0 है, मतलब कोई नेगेटिव नंबर है तो कंटिन्यू करो। मतलब अगर कोई नेगेटिव नंबर आता है तो स्टार्ट में चले जाओ, नंबर शो ना करो। और अगर वो इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंटिन्यू की स्टेटमेंट नहीं, डायरेक्ट आपको नंबर शो हो जाएगा। सबसे पहले यूजर ने एंटर किया 5 तो लिखा आ गया यू एंटर्ड 5, क्योंकि 5 लेस देन 0 नहीं था तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन उसने जैसे ही -1 एंटर किया, जैसे ही -1 एंटर किया तो क्या हो गया, लूप के स्टार्ट में चला गया, उसने यू एंटर्ड वाला ऑप्शन स्किप कर दिया और ये 5 टाइम्स होगा। जितनी दफा भी नेगेटिव वैल्यू आएगी यू एंटर्ड के साथ वो वैल्यू शो नहीं होगी, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को ही शो करेगा। देन ब्रेक स्टेटमेंट, आप लोगों के पास ब्रेक की स्टेटमेंट लूप के किसी भी हिस्से में है तो ये लूप को ब्रेक कर देती है। अगर ये इनर लूप में है और जैसे नेस्टेड लूप है तो अगर अंदर वाले लूप में है, नेस्टेड का मतलब होता है एक लूप के अंदर दूसरा लूप, अगर अंदर वाले लूप में है तो सिर्फ अंदर वाले लूप को ब्रेक करेगी। अगर बाहर में है तो ये कम्प्लीटली अंदर वाले की तरफ जाएगी नहीं, डायरेक्टली बाहर वाले को भी ब्रेक कर देगी। जैसे ही ये ब्रेक का लफ्ज आएगा आपका जो लूप है वो एग्जिट हो जाता है, लूप खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। When this statement is executed, remaining iterations are skipped. For example, एक लूप में 1 से लेकर 100 तक चलना था और मैंने कहीं 50 के करीब ब्रेक लगा दी, और जैसे ही ब्रेक आएगी आपकी बाकी की 50 आइटरेशंस परफॉर्म नहीं होंगी और लूप कंट्रोल डायरेक्टली लूप से बाहर आ जाता है। स्टेटमेंट दैट कम्स आफ्टर बॉडी इज एग्जीक्यूटेड, जो भी लूप खत्म होने के बाद जो भी स्टेटमेंट है, वेदर वो एंड है या कोई और स्टेटमेंट है, तो वो एग्जीक्यूट होती है। लूप के अंदर की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होती और लूप रिपीट नहीं होता अगर ब्रेक आ जाए।
तो प्रोग्राम नंबर 12.38, इसमें भी हम लोगों ने सिंपली दो वेरिएबल्स ले लिए और x की वैल्यू 5 तक ही चलेगी। अब देखिए जैसे यूजर ने एंटर किया नेगेटिव नंबर, तो आप लोगों के पास प्रोग्राम ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद दोबारा से वो नहीं पूछेगा कि दोबारा नंबर एंटर करो। कंटिन्यू में वो दोबारा पूछता था, इसमें वो दोबारा नहीं पूछेगा। 5 एंटर किया तो उसने 5 शो कर दिया, 10 एंटर किया 10, जैसे ही -5 एंटर किया उसने प्रोग्राम का लूप, इसका लूप खत्म कर दिया, डायरेक्ट गेट CH पे आके प्रोग्राम एंड हो गया। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। होपफुली आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। तो होम टास्क आप आइए कि वाइल, डू वाइल और फॉर तीनों के डिफरेंसेस आप लोगों ने लिखने हैं। काउंटर कंट्रोल, सेंट्रल कंट्रोल लूप्स जो है उनका डिफरेंस आप लोगों ने लिखना है। और जितने भी प्रोग्राम है एंड जितने भी टॉपिक मैंने इस लेक्चर में डिस्कस किए उन सबसे रिलेटेड आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको ड्राई रन करना है, उनकी एरर्स की प्रैक्टिस करनी है, उनको टर्बो पे रन करके देखना है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 20 में हम लोग देखेंगे नेस्टेड लूप, उसके और लूप के अंदर लूप को किस तरह से कॉल किया जाता है। जैसे इफ के अंदर हम लोगों ने इफ को डिस्कस किया था। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो आप लोग मुझसे अपने डिस्कशन सेशन में पूछ सकते हो। Thank you very much.